हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो कि आपको देता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पर कभी भी आपको एक या दो वीडियोस के बाद कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती, क्योंकि यहां पर सिर्फ मैटर करता है आपका एजुकेशन। मैं हूं आदर्श तिवारी और ये है हमारी पूरी साइंस की टीम। और हम क्या बोल रहे हैं आपसे? तो हम बोल रहे हैं हम होंगे कामयाब। कब और कैसे? तो अगर आप लोगों ने मेरे और इनके थ्रू जितने भी वीडियोस आपको मिल रहे हैं सबको देखा और वैसे ही फॉलो किया जैसा हम गाइड कर रहे हैं, तो हम जरूर होंगे कामयाब। तो कहां तक पहुंच चुके थे हम? तो हम पहुंच चुके थे अपने चैप्टर अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में। और आपके लिए खुशखबरी की ये बात है कि अभी तक आप सोच रहे हो सर पहुंच तो बहुत देर से चुके हैं, ये अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स खत्म कब होता, ये दर्द खत्म काहे नहीं होता है? तो दर्द आज ये खत्म हो जाएगा, मत टेंशन लो भाई। अब आरडी की बुक आपने उठाई है तो आप जानते हैं कि कितनी बड़ी मेहनत आपके साथ है। वो आपने पहले इस वीडियो को कैसे फॉलो करना आप जानते हो। आपको पहले देखना है भाई एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस एंड कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको शिवानी मैम लेकर आई हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पर आरडी के भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने सारे, क्योंकि एक परफेक्ट कॉम्बो है। अकेले एनसीईआरटी से कुछ नहीं होगा, अकेले आरडी से कुछ नहीं होगा, आपको दोनों को मिलाकर पढ़ना पड़ेगा। और अगर ये दोनों आपने पढ़ लिया तो फिर आप 100% स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स का, मत टेंशन लो। इसके बाद स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, या स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एक ही होता है, एंड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, उन दोनों के चैप्टर को हम खत्म करेंगे। एंड वेक्टर फिर पूरी तरीके से खत्म होगा, 3D पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन वीडियोस में, उन चैप्टर्स में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मत टेंशन लो। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? तो लास्ट वीडियो हमने डायरेक्शन कोसाइंस को स्टार्ट किया था। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज के सारे कॉन्सेप्ट समझे थे, उनकी थ्योरम्स करी थी, सारी प्रूव करी थी और उनके एग्जाम्पल्स किए थे। ठीक है, अब उनके कुछ और एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस पर हम बढ़ते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या बोल रहा है? अ वेक्टर ओपी इज इंक्लाइन टू ओ एक्स एट 45 डिग्री, ओ वाई एट 60 डिग्री। ओ एक्स क्या है? तो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और ओपी इज इंक्लाइन टू ओ जेड पूछ रहा है, मतलब जेड एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है क्या कि a vector OP is inclined to OX at 45 degree and OY at 60 degree. Find the angle at which OP is inclined to OZ. मतलब कि Z एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनाती है हमको बताना है। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस देखे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि इसको कैसे बताना है। और अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो फिर चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी भाई। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप इससे पहले के वीडियोस लाइन वाइज सब देखकर ही आइए। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। तो आपको मालूम है जो एंगल हमारा वेक्टर जो है, जैसे मैं बोलता हूं एक वेक्टर है आपका, यहां पर डायग्राम से देखें तो ये आपका वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस से अल्फा डिग्री बना रहा है, वाई एक्सिस से गामा डिग्री बना रहा है, आर वेक्टर है, ओपी वेक्टर है ना। चलो ठीक है, तो यहां पर P पॉइंट है और इसको मैं R वेक्टर बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, O है। और Z एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? तो Z एक्सिस से ये बीटा, अल्फा गामा बीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। अल्फा बीटा गामा होता है यार कुछ तो भी। तो यहां पर ये बीटा और ये गामा डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या कि जो ये एक्स एक्सिस से बनाता है तो वो कॉस अल्फा होता है। तो कॉस अल्फा को हम डिनोट करते हैं L से, कॉस बीटा को हम डिनोट करते हैं M से, कॉस गामा को हम डिनोट करते हैं N से। ये बात जानते हो आप। और इसके बाद हमने थ्योरम प्रूव करी हुई है, कौन सी? तो हमने प्रूव किया हुआ है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर होता है 1 के इक्वल। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर किसके इक्वल होता है? तो वो होता है 1 के इक्वल। इसमें कोई चिंता फिक्र की बात नहीं है। ठीक है, तो अब L कितना है? कॉस अल्फा। M कितना है? कॉस बीटा। एंड अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास है, ये हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये जो वेक्टर है अपना OP, ठीक है, ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है 45 डिग्री, वही आपका अल्फा है। वाई एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो कितना है? 60 डिग्री, तो वही आपका बीटा है। Z से कितना बना रहा है हमें नहीं पता। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो? L कितना है? कॉस अल्फा इक्वल्स टू L, तो L हो जाएगा कॉस कितना? अल्फा इज 45 डिग्री, तो L की वैल्यू आ गई 1/√2। L की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2।
अब आपसे कोई पूछेगा m कितना है, तो m होता है cos बीटा, m होता है cos बीटा। तो भाई cos बीटा, बीटा कितना है, यहां पर बीटा है 60 डिग्री, तो m हो जाएगा cos 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है 1/2, तो m की वैल्यू आ गई 1/2, l की वैल्यू आ गई 1/√2। आपको चाहिए है n की वैल्यू, उससे आप निकाल पाओगे कि एंगल कितना बना रहा है ये, किसके साथ, z एक्सिस के साथ। ठीक है, तो हम इस वाली इक्वेशन को यूज करेंगे। तो मैं लिखता हूं l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 1। l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो यहां पर l है cos अल्फा, ठीक है, m है cos बीटा। तो यहां पर l की वैल्यू 1/√2 थी, m की वैल्यू 1/2 थी, तो सारी वैल्यूज पुट कर देता हूं मैं। तो हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर किसके इक्वल हो रहा है, 1 के इक्वल हो रहा है। बात क्लियर है? तो अब यहां पर 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहां पर n स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4। क्लियर है बात? कितना आ रहा है ये, n स्क्वायर माइनस, अरे 1/2 प्लस 1/4 तो आप वैसे भी कर सकते हो ना, तो कितना आता है ये, तो भाई यहां पर आएगा ये अपना 3/4, और 3/4 आपको 1 से माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा, तो n स्क्वायर आ जाएगा 1/4, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ 1/2 नहीं आएगी, आप याद रखना इस बात को, n की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/2। n की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 1/2, यानी कि n क्या होता है आपका, n होता है cos गामा, n होता है cos गामा। cos गामा की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस 1/2, यानी प्लस का 1/2 भी हो सकता है, माइनस का 1/2 भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आपने बोला ठीक है, हो सकता है, तो क्या दिक्कत की बात है। तो आपने बोला cos गामा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2, तो या तो cos गामा प्लस 1/2 होगा, तो गामा होगा 60 डिग्री, और cos गामा होगा माइनस 1/2। तो भाई cos माइनस 1/2 कितने डिग्री पे होता है, बिना देखे सोचे समझे, मतलब सोच समझ के, पर बिना कहीं पर सर्च किए, है ना, जल्दी से बताओ cos माइनस 1/2 कितने डिग्री पर आता है। 180 डिग्री से छोटे एंगल की बात करूं तो cos माइनस 1/2 कौन से डिग्री पर आएगा, जल्दी से बताओ। अभी तक कमेंट सेक्शन पर आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, तो मैं चेक करूंगा बाद में कि आंसर सही आया कि नहीं आया। ठीक है, तो cos गामा अगर माइनस 1/2 है तो गामा की वैल्यू हो सकती है 120 डिग्री। ठीक है, तो या तो आप बोलोगे 60 डिग्री या तो आप बोलोगे 120 डिग्री। अब ये कैसे आता है, अगर आपको नहीं पता है तो क्लास 11th के मेरे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स जाकर देखिएगा, वहां पर मैंने एनसीईआरटी भी करवाई है, आरडी शर्मा भी करवाई है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करवाई है। तो जितने भी लोग जेईई मेंस एंड एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उससे अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए क्लास 11 के लेक्चर्स भी देखते रहना। ठीक है, उनको भी जरूर आप देखना, सारे वीडियोस कंप्लीटेड वहां पर जाकर देखना जरूर। y कितना है 120 डिग्री, या फिर y नियर गामा जो है वो क्या होगा, या तो 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री। तो हमसे गामा निकालने को बोला गया था, तो हमने निकाल लिया। क्लियर है? तो यहां पर क्या क्या बोला गया था आपसे, तो बोला गया था वेक्टर OP इज इंक्लाइंड टू OX एट 45 डिग्री एंड OY एट 60 डिग्री, फाइंड द एंगल एट विच OP इज इंक्लाइंड टू OZ। तो हमको पता है कि L जो होता है वो cos अल्फा होता है, अल्फा वो एंगल होता है जिससे वेक्टर X एक्सिस के साथ इंक्लाइंड होता है। M जो होता है वो cos बीटा होता है, बीटा वो एंगल होता है जिससे वेक्टर Y एक्सिस के साथ इंक्लाइंड होता है। और N जो होता है वो cos गामा होता है, और गामा वो एंगल होता है जिससे वेक्टर Z एक्सिस के साथ इंक्लाइंड होता है। ठीक है, तो यहां पर आपने अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यूज, मतलब गामा तो नहीं था आपके पास, आपको यह पता था कि L M और N मतलब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अगर कर लो तो उसका जो आंसर आता है वो 1 के इक्वल आता है। ठीक है, तो आपने बोला cos अल्फा L है और
कॉस बीटा है m, तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू आ गई। इसके बाद आपने यहां पर कॉस अल्फा कॉस बीटा मतलब l और m की वैल्यू पुट कर दी और n की वैल्यू निकालने गए। n की वैल्यू कितनी निकल कर आई, तो वही प्लस माइनस 1/2। तो कॉस गामा जो है वो प्लस का 1/2 भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, तो या तो 60 डिग्री होगा या तो 120 डिग्री। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है, और ये देखो अब तक आप लोग जो चीज समझ रहे होगे कि भाई इसके क्वेश्चन तो दिख नहीं रहे हैं आए हुए, तो कब आया हुआ है ध्यान से देखिए, ठीक है? और चैन से सोना है तो जाग जाइए। यहां पर सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस का। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि किसी भी टॉपिक को छोटा समझकर छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। हर टॉपिक से जितने क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं उतने क्वेश्चंस कम से कम करके जाइए, क्योंकि अपन को मार्क्स पूरे ही स्कोर करने, क्योंकि पोटेंशियल है हम में कि हम पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में। और जिसको टफ सब्जेक्ट बोला जाता है, अगर प्रैक्टिस कर ली जाए तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि वही सब्जेक्ट कितना इजी हो सकता है। ठीक है, जितना हम करवा रहे हैं सिर्फ उतना करके जाओ और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, गारंटी इस बात की। अब क्या बोल रहा है, अ वेक्टर आर इज इंक्लाइंड एट इक्वल एंगल्स, ईगल्स नहीं है वो, एंगल्स है, ठीक है? और आपको पता है ये यहां पर बाज क्या करने आएगा, ईगल, ये एंगल है भाई। तो अ वेक्टर आर इज इंक्लाइंड एट इक्वल एंगल्स टू ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। मतलब क्या समझ में आया इस पहली लाइन से कि भाई ओ एक्स यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड तीनों के साथ जो वेक्टर है वो इक्वल एंगल बना रहा है। मतलब कि अल्फा बीटा एंड गामा तीनों इक्वल हैं, मतलब कि एल एम और एन तीनों इक्वल हैं। आई बात समझ? तो कितना आसान हो गया यहां से क्वेश्चन। मतलब भाई डिपेंड करता है कि पूछ क्या रहा है, उस रिस्पेक्ट में आसान हुआ है कि नहीं वो देखेंगे। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज 6 यूनिट्स, अब जो आर वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स है, फाइंड वेक्टर आर। तो वेक्टर आर निकालने को बोल रहा है आपको, ठीक है? तो हम सबसे पहले तो देखते हैं कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप बोलोगे आर वेक्टर होता है मॉड ऑफ आर वेक्टर इंटू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। मॉड ऑफ आर वेक्टर इंटू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के वेक्टर, ये होता है आपका वेक्टर आर, ठीक है? तो यहां पर आप बोलोगे कि आपके पास एल एम और एन है क्या? तो यहां पर है, बिल्कुल है। कैसे है? तो आप बोलोगे हियर अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, ये चीज आपको गिवन है कि तीनों ही जो एंगल है वो इक्वल है, तीनों एक्सिस से बनने वाले एंगल इस वेक्टर के इक्वल हैं। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉस अल्फा को आप बोलोगे एल, कॉस बीटा को एम और कॉस गामा को एन, तीनों इक्वल हो गए। हमें पता है इनमें एक रिलेशन, कौन सा रिलेशन? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है 1 के इक्वल। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है 1 के इक्वल। तो यहां पर आप बोलोगे एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ऐसा क्यों बोलोगे? बिकॉज एल और एम और एन तीनों कैसे हैं? इक्वल है। तीनों इक्वल है तो एम और एन की जगह भी एल ही बोल सकते हो आप, उसमें क्या दिक्कत की बात है? तीनों इक्वल ही हैं। तो यहां पर कितने एल स्क्वायर हो गए? तो हो गया 3l स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एल स्क्वायर की वैल्यू 1, तो एल आ गया प्लस माइनस 1/√3। एल की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 1/√3। तो यहां पर ये जो वेक्टर है क्या हो जाएगा? तो आपका वेक्टर जो है वो आपको मिलेगा आर वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ आर है 6 इंटू एल आई, मतलब प्लस माइनस 1/√3 आई कैप। प्लस वाला भी हो सकता है, माइनस वाला भी, ठीक है? प्लस माइनस 1/√3 जे कैप प्लस माइनस 1/√3 के कैप। तो यह आ गया आपका वेक्टर आर। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और देखो भाई ये आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब कितने इजीली आपने सॉल्व कर लिया अगर आपने चीजें पढ़ी हुई हैं तो। बट मान लो ये वाले फॉर्मूले, ये वाले फॉर्मूले और ये वाले फॉर्मूले आपके पास नहीं होते,
तो आप ये क्वेश्चन कर पाते क्या? नहीं कर पाते। मतलब अगर आपने डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस को ये सोचकर छोड़ दिया होता कि क्या ही क्वेश्चन आएगा इससे, तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब यहां पर क्या दिया हुआ है आपको दिया था भाई कि एक जो वेक्टर है वो तीनों ही एक्सिस से सेम एंगल बना रहा है। मतलब कि अल्फा बीटा और गामा तीनों कैसे हैं? इक्वल है। मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा कैसे हैं? इक्वल है। यानी कि एल एम और एन कैसे हैं? तो इक्वल है। बात समझ में आ रही है? तो अगर एल एम और एन इक्वल हैं तो यहां पर आप बोलोगे कि अगर तीनों इक्वल हैं तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होगा। तो दोनों सबकी जगह एम और एन की जगह आपने एल ही पुट कर दिया, तो 3 एल स्क्वायर हो गया 1 के इक्वल, एल स्क्वायर हो गया 1/3, एल की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3। आपने बोला कि यहां पर एल एम और एन की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 हम पुट कर सकते हैं, तो आपके पास आर वेक्टर आ जाएगा 6 इंटू प्लस माइनस 1/√3 आई प्लस माइनस 1/√3 जे और प्लस माइनस 1/√3 के। ईजी है। क्लियर करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या बोला। यहां पर बोला फाइंड द एंगल्स एट विच द वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 2k इज इंक्लाइंड टू ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहां पर हमको बताना है भाई कि ये जो वेक्टर है ये किस एंगल से इंक्लाइंड है, तो इसका एंगल पता करने हैं। तो बड़े इजीली हम पता कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हमने यहां पर पढ़े हुए हैं। ठीक है, कि एल एम और एन कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए तो फिर आपको पता है कि एंगल कैसे आएंगे भाई। कॉस अल्फा होता है एल, कॉस बीटा होता है एम और कॉस गामा होता है एन। तुरंत आ जाएगा। ठीक है, और शुभम मेरे भाई आपने एक क्वेश्चन किया है, मतलब आपने एक बात बोली है कि कोप्लेनैरिटी में दिक्कत आ रही है। तो भाई ये बताओ कि दिक्कत क्या आ रही है। मतलब सिर्फ ये लिखोगे तो आप मेरे को समझ में नहीं आएगा कि किस चीज में दिक्कत है। ठीक है, तो कोप्लेनैरिटी में जो भी दिक्कत आ रही है वो आप मेरे को बताओ कि क्या दिक्कत है, तो फिर उसको अपन सॉल्व करेंगे, मत टेंशन लो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द एंगल्स विच द वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 2k इज इंक्लाइंड टू ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहां पर आपके पास वेक्टर दिया हुआ है r, मैं बोलता हूं ये कितना है 2i माइनस जे प्लस 2k वेक्टर। अब मैं बोलता हूं उसको मैं कंपेयर करता हूं r इक्वल्स टू ai प्लस bj प्लस ck से। तो अगर ऐसा होता है तो आपके जो डायरेक्शन कोसाइंस है एल एम और एन, तो एल होता है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम होता है b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड n होता है c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सारी चीजें प्रूव की हुई है हमने, तो ये बात हम जानते हैं कि एल एम और एन की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब ए बी और सी यहां पर आप पुट कर सकते हो चीजों को। ए कितना है, तो ए है 2 -1 और 2, तो यहां पर आप बोलते हो ए इज 2, बी इज -1, सी इज 2। तो यहां पर पुट करते हो एल हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एम हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और n हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा L इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1, मतलब कि 4 + 4 यानी √9। m हो जाएगा -1 अपॉन √9, n हो जाएगा 2 अपॉन √9। मतलब कि L आ रहा है आपका 2/3, m आ रहा है -1/3 एंड n आ रहा है 2/3। √9 इज 3, तो L m और n की वैल्यू आ गई। अब आप बोलोगे L होता है cos अल्फा। ठीक है, तो आप बोलोगे वी नो दैट L इक्वल्स टू cos अल्फा, m इक्वल्स टू cos बीटा, n इक्वल्स टू cos गामा। तो ये वैल्यूज हैं आपके पास। तो आप क्या बोलोगे, L है cos अल्फा, तो cos अल्फा की वैल्यू हो गई 2/3, तो अल्फा हो गया cos इनवर्स 2/3, और कुछ नहीं लिखना।
जहां पर भाई एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता पा रहे हो तो cos इनवर्स 2/3 बोलो, छोड़ दो उसको, वही आंसर सही है आपका, और कुछ नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद आप बोलोगे m जो है वो cos बीटा है, तो cos बीटा कितना आ गया है आपका -1/3, तो बीटा हो जाएगा cos इनवर्स -1/3। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ी है आपने मेरे से, ठीक है, यहां पर सारे वीडियोस अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स में, आप कभी भी जाकर पढ़ सकते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस, तो वहां पर आप समझोगे कि cos इनवर्स ऑफ -x कितना होता है। cos इनवर्स ऑफ -x को वहां पर हमने सब कुछ प्रूफ भी की है, तो पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/3। क्लियर है। अब cos गामा की वैल्यू कितनी है यहां पर, तो cos गामा है आपके पास 2/3, तो गामा हो गया cos इनवर्स 2/3। तो यहां पर अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यूज आ गई आपके पास, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो क्या किया आपने यहां पर, आपको बोला गया था फाइंड द एंगल्स ऑफ दिस वेक्टर 2y माइनस जे प्लस 2k, जिसको वो x y और z एक्सिस से इंक्लाइंड है जिस पर वो, तो आपने बोला ठीक है निकालने की कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको r इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के से कंपेयर करता हूं तो l होता है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m होता है b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n होता है c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब l की वैल्यू 2 अपॉन ये कितना था, a b और c कितना आया था, a था 2, b था -1 और c था 2, यहां पर 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आपने पुट कर दिया, √9 कितना होता है 3। सिमिलरली यहां पर -1/3 और यहां पर 2/3। हम जानते हैं ये होता है cos अल्फा cos बीटा cos गामा, तो वहां से अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू आ गई आपके पास। बीटा में बस थोड़ी सी तिकड़म और लगानी पड़ेगी, cos इनवर्स -x था ये, तो वो पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा, तो ये पाई माइनस cos इनवर्स 1/3 हो गया, बाकी सारी जगह cos इनवर्स 2/3 आ गया। तो ये आंसर है आपके, इजिली आ गया। ठीक है, क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था, बोला कैन वी हैव डायरेक्शन एंगल्स 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। ये डायरेक्शन एंगल्स है ना, ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे इनके, तो डायरेक्शन कोसाइंस अगर मैं बोलता हूं अल्फा है 45, बीटा है 60 डिग्री एंड गामा है 120 डिग्री, तो भाई कैन वी हैव वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, उस क्वेश्चन में हमको सिर्फ ये ध्यान रखना पड़ता है कि क्या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। 1 से कम होगा तो भी ये एंगल्स पॉसिबल नहीं होंगे, 1 से ज्यादा होगा तो भी एंगल्स पॉसिबल नहीं होंगे। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू हमेशा और हमेशा ही 1 के इक्वल आनी चाहिए। क्लियर है बात। तो आप बोलते हो आप cos अल्फा हो जाएगा cos 45 यानी कि कितना 1/√2, ये है आपका L होता है cos अल्फा। ठीक है, cos बीटा हो जाएगा cos 60 यानी कि 1/2, ये होता है आपका M, और cos गामा हो जाएगा cos 120 यानी कि -1/2, और ये हो जाएगा आपका सॉरी N। तो L है 1/√2, M है 1/2, N है -1/2, सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। तो अब आप क्या बोलोगे, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितना आ रहा है यहां पर। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 है। अगर 1 होगा मतलब प्रूव नहीं करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर 1 होगा तो ये एंगल्स पॉसिबल होंगे, और 1 नहीं होगा तो ये एंगल्स पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो आप बोलते हो L स्क्वायर इज 1/√2 का स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज 1/2 का स्क्वायर, N स्क्वायर इज -1/2 का स्क्वायर, हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो कितना हो जाएगा ये 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1। क्लियर है, तो 1/2 प्लस 1/2 हो गया 1, ये आ गया आपका आंसर। और यहां पर आपको ये समझ में आया कि हाँ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, यानी कि आप बोलोगे यस इट इज पॉसिबल फॉर अ वेक्टर, फॉर एनी वेक्टर
to have these direction angles। तो हां, किसी वेक्टर के लिए पॉसिबल है कि ऐसे डायरेक्शन एंगल्स उसके पास हों। क्लियर है ये बात? तो क्या बोला था आपसे यहां पर? आपसे बोला था भाई किसी वेक्टर के लिए पॉसिबल है कि उसके पास डायरेक्शन एंगल 45 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री होंगे। तो आपने बोला कि यार अगर ऐसा कुछ भी चीज आपको देखनी है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के इक्वल आना चाहिए। अगर आ रहा है तो हाँ ये डायरेक्शन एंगल्स पॉसिबल होंगे, नहीं आ रहा तो डायरेक्शन एंगल्स पॉसिबल नहीं होंगे। तो आपने बोला कि अल्फा आपके पास है, बीटा है, गामा है, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। एल, एम और एन आपने निकाल लिए। आपने एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करके देखा जो कि 1 के इक्वल आ रहा था। तो अगर वो 1 के इक्वल आ गया तो आपने बोला हाँ ये डायरेक्शन एंगल्स जो है वो पॉसिबल है। क्लियर है? क्लियर करते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? तो अब बोल रहा है अ वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विथ ईच ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स और वाई के साथ हमें एंगल पता है, हमें निकालना है एंगल तीसरे एक्सिस के साथ। और आप जानते हैं कि हमारे साथ एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन बैठे होते हैं, तो वो आज मुझे बताएंगे, फिर से वो आ गए मेरी नजरों में, तो एक बार वो बताएंगे हमें कि तीसरा एक्सिस कौन सा होता है। पवन जी। अरे भाई आज तो पढ़ गया है लड़का, आज तो भाई इसके लिए तारीफ बनती है। आज इनको मेरी तरफ से कटिंग चाय और पार्ले जी का छोटा वाला पैकेट। ठीक है, आज बहुत बहुत शानदार, इनने बहुत दिनों बाद आंसर दिया है, तो आज इनको मुर्गा हम नहीं बनाएंगे। बहुत बढ़िया यार। तो तीसरा एक्सिस जो है अब इनको भी पता है, तो हम यहां पर जानते हैं तीसरा एक्सिस जेड एक्सिस है, तो उसके साथ इसका एंगल नहीं दिया है, तो भाई तो पूछा है ना फाइंड द एंगल मेड बाय। ओके, क्वेश्चन में तो जेड एक्सिस लिखा हुआ है साफ साफ, और मुझे लगा कि इनने सही आंसर दिया। ये भी बड़े चालाक हैं, क्वेश्चन पढ़ के आंसर दिया इनने, क्वेश्चन इनने पढ़ लिया। मतलब इस बार भी आप आंसर चीटिंग से दिया। ठीक है, खैर आंसर तो दे दिया, आप क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में से फंसाएंगे। अभी तो अपन आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये बोल रहा है फाइंड द एंगल मेड बाय इट विद द जेड एक्सिस। तो हम बोलते हैं एक्स एक्सिस का जो एंगल बनाता है वो क्या होता है? तो वो होता है अल्फा। एंगल मेड बाय इट, एंगल मेड विद एक्स एक्सिस लिखो, तो वो होता है अल्फा। एंगल मेड विद वाई एक्सिस वो होता है बीटा, और एंगल मेड विद जेड एक्सिस, अब यहां पर पूछते हैं भाई को पता है कि नहीं। एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, तीसरा एंगल कौन सा होता है? डेल्टा। डेल्टा यहां से आंसर मिला है, फिर से मुर्गा बनेंगे ये, कटिंग चाय कैंसल। तीसरा एंगल होता है गामा। ठीक है, सबको पता है, सबको पता है, अक्खा पब्लिक जानती है तीसरा एंगल कौन सा होने वाला है, गामा, बट ये नहीं जानते। ठीक, तो अब यहां पर अपने पास है अल्फा, बीटा और गामा। हमें पता है कि अल्फा और बीटा मतलब एक्स और वाई एक्सिस का जो एंगल बन रहे हैं अल्फा और बीटा वो π/4 है। ठीक है, तो अल्फा है π/4, ठीक है, बीटा भी है π/4 यानी कि 45 डिग्री। π/4 कितना होता है? 45 डिग्री, हम जानते हैं। ठीक है, गामा कितना है हमें नहीं पता। ठीक है, तो अब गामा हमको निकालना है, तो हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है 1, जहां पर एल होता है कॉस अल्फा। ठीक है, एल होता है कॉस अल्फा, एम होता है कॉस बीटा, एन होता है कॉस गामा। यहां पर सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हो जाएगा भाई कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस गामा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अब यहां पर आप बोलोगे कॉस अल्फा का स्क्वायर मतलब कॉस अल्फा है 45 डिग्री ना, तो कॉस 45 का स्क्वायर प्लस कॉस 45 का स्क्वायर, बीटा भी 45 है, और कॉस गामा हमें नहीं पता तो उसको ऐसे ही रहने दो। कॉस 45 होता 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस कॉस गामा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आधा प्लस आधा होता है पूरा, 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, तो यहां पर भी 1 आ गया, यहां पर भी 1 आ गया, दोनों 1 क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट। तो कॉस गामा की वैल्यू आ गई, कॉस गामा के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0, तो कॉस गामा आ गया 0। अब आप बोलोगे कॉस गामा 0 है मतलब कि कोई एंगल नहीं बन रहा होगा, है ना? सही बात है कि नहीं?
गलत बात है। cos थीटा 0 कब होता है? तो cos थीटा 0 होता है 90 डिग्री पर। तो यहां पर आप बोलोगे गामा कितना है? तो गामा है π/2 या फिर 90 डिग्री। तभी तो cos गामा 0 है। यहां पर लोग बोल रहे हैं कि उनको पता था ये पहले से आंसर। बढ़िया, पता होगा, सबको पता होगा, बढ़िया है, ठीक है। तो अब क्या है? तो अब यहां पर एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस है अल्फा, एंगल मेड विथ वाई एक्सिस है बीटा, एंगल मेड विथ जेड एक्सिस है गामा। हम ये जानते हैं। और अल्फा और बीटा की वैल्यू π/4 दी थी। हमसे पूछ रहा था जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो हमने ये चीज प्रूव करी हुई थी कि l² + m² + n² जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। l होता है cos अल्फा, m होता है cos बीटा और h होता है, h नहीं n है। कैसी राइटिंग है आप लोगों की, खुद कंफ्यूज हो जाता हूं मैं, ठीक है। नहीं, बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी। तो अब यहां पर क्या है, आपके पास cos अल्फा का स्क्वायर cos बीटा के स्क्वायर में वैल्यूज पुट करने के लिए सब कुछ दिया हुआ है। 45 1/√2 का स्क्वायर। बट cos गामा की वैल्यू निकालनी तो उसकी निकाल ली। यहां पर भी 1/2, यहाँ 1/2 + 1/2 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया। cos गामा का स्क्वायर 0 हो गया तो cos गामा हो गया 0। अब cos गामा अगर 0 हो गया तो आप बोलेंगे कि भाई cos थीटा 0 डिग्री कब बनाता है? तो 90 डिग्री पर। तो यहां पर y की वैल्यू π/2 आ गई, गामा की वैल्यू π/2 आ गई। क्लियर है? क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अब बोल रहा है फाइंड द एंगल्स एट विच द फॉलोइंग वेक्टर्स आर इंक्लाइंड टू ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहां पर वेक्टर हमें दिया हुआ है r = i - j + k। इसको मैं कंपेयर करूंगा। आपको पता है इससे भी क्वेश्चंस कैसे करने, आपने किए हुए हैं, अभी किया है हमने। तो एक बार ट्राई करो इसको और बताओ कि कौन से एंगल है, यहां पर कितने डिग्री के एंगल आ रहे हैं। तो आप यहां पर बोलते हो भाई कि r जो है वो i - j + k है। r को आप बोलोगे ai + bj + ck, ठीक है। तो अब यहां पर a कितना है? तो a है 1, a हो गया 1। तो यहां पर a हो गया 1, b हो गया -1, c हो गया 1। हम जानते हैं l होता है a/√a² + b² + c²। m होता है b/√a² + b² + c²। और n होता है c/√a² + b² + c²। तो आपके पास l, m और n की तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। सॉरी, आई नहीं है, मतलब इनकी वैल्यूज निकालने के लिए साधन आपके पास पूरे हैं। आप जानते हो कैसे निकालोगे। तो l हो जाएगा, a कितना है 1/1² + 1² + 1²। m हो जाएगा b कितना -1, तो -1/√1² + 1² + 1²। और n हो जाएगा अगेन 1/√1² + 1² + 1²। तो ये हो जाएगा 1/√3 l की वैल्यू, m की वैल्यू -1/√3, n की वैल्यू 1/√3। आपको एंगल्स निकालने हैं सारे। cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा की वैल्यूज आ चुकी हैं आपके पास। तो l होता है cos अल्फा, तो cos अल्फा है 1/√3, तो अल्फा हो गया cos इनवर्स 1/√3, ठीक है। cos बीटा m होता है और m की वैल्यू है -1/√3, तो यहां cos बीटा हो गया -1/√3, तो बीटा हो गया cos इनवर्स -1/√3। cos गामा हो गया 1/√3, वही होता है आपका n, तो गामा हो गया cos इनवर्स 1/√3। अब -1/√3 को आप क्या लिख सकते हो? तो इससे पहले आपने देखा हुआ भाई cos इनवर्स x जो होता है, cos इनवर्स -x होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो यहां पर आप लिख सकते हो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√3। क्लियर है? तो सारी वैल्यूज आ गई आपके पास। आप क्या बोलते हो यहां पर? L, M और N की वैल्यूज होती है a/√a² + b² + c²। सिमिलरली b/this एंड c/this। आपके पास वेक्टर गिवन था i - j + k, तो यहां पर a, b और c की वैल्यू है 1, -1 और 1।
ये सारी वैल्यूज पुट करी तो एल, एम और एन की वैल्यू आई। एल होता है कॉस अल्फा, एम होता है कॉस बीटा, एन होता है कॉस गामा। तो इनकी वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। तो आपने बोला ठीक है भाई, तो यहां से अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज हम निकाल लेंगे और ये रहे आपके आंसर्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, तो यहां पर बोल रहा है कि j माइनस के वैक्टर है और एक किस एंगल से इंक्लाइंड है, किस रेशियो से, किस एंगल से, सॉरी, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे a कितना है आपके पास, आप सबसे पहले बोलते हो r वेक्टर इक्वल्स टू j कैप माइनस k कैप। तो यहां पर r वेक्टर को आप इक्वेट करवाओगे ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप से, ठीक है। तो यहां पर a कितना है, तो a है 0, b है 1, c है -1, ठीक है। सेम क्वेश्चन है तो सेम फॉर्मूलेज ही लगेंगे सारे, आपको पता है। तो l होता है a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, m होता है b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एंड n होता है c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे, यहां पर L इक्वल्स टू a कितना है, a है 0, तो L तो पूरा 0 हो गया। M कितना है, तो वो है भाई 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी √2। भाई a तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस b है 1 और c है -1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब कि 2, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना भाई। और n कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा c कितना है -1। तो भाई आप सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। L 0 है, M है 1/√2, N है -1/√2, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे cos अल्फा इज 0, तो अल्फा कितना हो जाएगा π/2। आपको पता है cos थीटा 0 कब होता है, cos थीटा 0 होता है π/2 पर, क्लियर है। अब M कितना है, M है 1/√2, मतलब cos बीटा है 1/√2, तो 1/√2 है तो बीटा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा π/4, बीटा हो जाएगा π/4, ठीक है। cos बीटा 1/√2 है तो बीटा हो गया π/4। अब cos गामा जो है वो है -1/√2, तो भाई -1/√2 cos कब होता है, तो आप जानते हो कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। और अगर मैं ये लिखूं कि cos, मतलब मैं आपको बताऊं कि cos 90 प्लस या फिर π/2 प्लस π/4 में लिखूं, तो आपके पास आएगा माइनस का sin π/4, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा अगर आप बोलोगे तो आप पहुंच रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में जहां पर cos नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पर माइनस का साइन आ गया। और क्योंकि 90 प्लस थीटा बोल रहे हो इसलिए वहां पर cos का कन्वर्जन हो जाएगा साइन में, तो ये sin π/4, तो माइनस sin π/4 कितना होगा, -1/√2। तो एक्चुअल में देखा जाए तो यहां पर उस एंगल की वैल्यू कितनी हो रही, तो π/2 प्लस π/4 अगर मैं बोलूंगा तो हो जाएगा 3π/4, 3π/4, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे गामा की वैल्यू कितनी, 3π/4। तो सारे एंगल्स आ गए आपके पास, अल्फा आ रहा है π/2, बीटा आ रहा है π/4, गामा आ रहा है 3π/4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही इजी आसान क्वेश्चन है। यहां पर आपसे बोला गया है फाइंड द एंगल्स एट विच द फॉलोइंग वेक्टर्स आर इंक्लाइंड टू ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहां पर j माइनस के आपको वेक्टर दिया है, मतलब कि a 0 है, आप समझ गए, क्योंकि i का कोई भी कोफिशिएंट नहीं, i का टर्म ही नहीं है। यहां पर ai प्लस bj प्लस ck से कंपेयर किया तो a 0 आया, b आया 1 और c आया -1। एंड आपको पता है l, m और n की वैल्यू, क्योंकि एंगल्स निकालना तो डायरेक्शन कोसाइंस की जरूरत पड़ेगी। तो l, m और n होते हैं भाई a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, m होता है b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एंड n होता है c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। वहां से l, m और n की वैल्यू है 0, 1/√2 और -1/√2, क्योंकि a, b और c की वैल्यू आपने देख ली थी, वहां पर पुट कर दी। cos 0 कब होता है, cos अल्फा है ना, l होता है cos अल्फा, cos 0 होता है π/2 पे, तो अल्फा की वैल्यू π/2। m है 1/√2, तो cos बीटा 1/√2, cos 1/√2 कब होता है, π/4 पर, तो बीटा की वैल्यू π/4। और cos गामा है -1/√2, तो cos -1/√2 कब होता है, तो हमने देखा 3π/4 पर, तो वहां पर गामा की वैल्यू 3π/4।
तो क्लियर है, सारे क्वेश्चन आपने कर लिए ये वाले, मतलब सारा जितना भी बोला गया था। तो क्लियर करते हैं अपन इसको, चलते हैं आगे। तो आगे जो बोल रहा है अब ये क्वेश्चन है 4i + 8j + k, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जैसा कि अपन ने इससे पहले के 2 क्वेश्चन किए हैं। तो आप जानते हैं कि यहां पर क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको करना है, ये क्वेश्चन है आपका असाइनमेंट, ठीक है। अभी के अभी असाइनमेंट मतलब क्या, होमवर्क थोड़ी घर जाके थोड़ी करोगे, घर पे तो बैठे हुए हो आप लोग। तो अभी के अभी इसको करो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, भाई इसके सारे एंगल्स क्या क्या आएंगे, ठीक है। तो क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहां पर डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस के आपने कर लिए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और वहां पर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड देन वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को करेंगे खत्म। तो अगर आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिल जा रहे हैं, आप अच्छे से देख पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। देखते हुए चलो, कोई भी चीज स्किप मत करो एंड फुल मार्क्स स्कोर करो। बट अगर आपको वीडियोस ढूंढने में कोई भी तकलीफ जाती है ना, तो आप magnetbrains.com पर जा सकते हो या फिर MagnetBrains का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ही जगह पर आपको सब्जेक्ट वाइज क्रिएटेड प्लेलिस्ट मिलेगी, मस्त एकदम। वहां पर आपको वीडियोस ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे कि आप magnetbrains.com पर अगर जाते हो तो शुरुआत में सारे क्लासेस के ऑप्शंस मिल जाएंगे, NTST, ओलंपियाड, केजी से लेकर क्लास 12 तक, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब मिल जाएगा। आपको पता है आप क्लास 12 इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो वहां पर जाओ, जैसे ही जाओगे तो यहां पर जितने भी 12th क्लास के कोर्सेज हैं अवेलेबल वो सब मिल जाएंगे। तो आप देखना भाई, मैथ्स RD शर्मा पे जाना, वॉच नाउ पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पर मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं सब टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहां पर देखना, उसका टाइटल पढ़ना, कोई वीडियो अगर छूट गया था या रिवीजन करना था नहीं मिल पा रहा था तो उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना, समझ में आएगा यही वीडियो है, उसको क्लिक करना, वहीं वो वीडियो प्ले हो जाएगा। आराम सब कुछ समझते हुए चलना, ठीक है। और एक और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि MagnetBrains हिंदी, मतलब कि हिंदी मीडियम के सारे स्टूडेंट्स के लिए MagnetBrains हिंदी भी अब लॉन्च हो चुका है यूट्यूब पर। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिसको ऐसा लगता है आपको कि इस चैनल से बेनिफिट हो सकता है, तो वहां तक ये बात पहुंचाएं कि MagnetBrains हिंदी मीडियम में भी अब आप सारी चीजें हिंदी शुद्ध भाषा में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छे लग रहे हैं सारे वीडियो तो लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि MagnetBrains में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीचर्स की टीम है यहाँ पर, दिन रात मेहनत करती है और आपके लिए वीडियोस बनाती रहती है। तो इतना तो आपके साइड से भी बनता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे जहां पर स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट को हम स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर बहुत ही जल्दी से उसको खत्म भी करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।